नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और 9:30 बजे का वक्त होता है जब हम कारोबार जगत की तमाम खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। मैं हूं अजय मिश्र। आपको आज हम बताएंगे कि भारत में जीडीपी को लेकर के आज के जो आंकड़े आने वाले हैं वो कितने उत्साहजनक हो सकते हैं। साथ ही साथ आरबीआई ने क्या कुछ कहा है, जो जीडीपी के अगले जो जीडीपी को लेकर के जो अभी अनुमान लगाया जा रहा है उसको आरबीआई की जो सालाना रिपोर्ट है वो क्या कहती है, और सीआई के बिजनेस समिट में क्या कुछ बड़ी बातें निकल करके आई हैं। लेकिन सबसे पहले टॉप लाइंस पर निगाह डालते हैं। अगले 30 सालों तक भारत रहेगा दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौता सही दिशा में। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट में इस साल भारत की विकास दर 6.5% रहने की उम्मीद। अगले 12 महीनों में महंगाई दर 4% के लक्ष्य के आसपास रहेगा। सरकार आज जारी करेगी चौथी तिमाही के जीडीपी आंकड़े। भारत अगले 5 सालों में बन सकता है दुनिया का डेटा कैपिटल। बीते 11 वर्षों में कम्युनिकेशंस की लागत में 97% की गिरावट। 1 GB डेटा सिर्फ 9 रुपए में। सीआईआई बिजनेस समिट में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हो रहा है भारत का यूपीआई। और आज बिल्कुल फ्लैट कारोबार के साथ गिरावट के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत। 30 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स 81,500, निफ्टी भी मामूली गिरावट के साथ 24,800 पर ट्रेंड कर रहा है। काफ़ी फ्लैट कारोबार के बीच में हम देखेंगे कि किस तरह से बाजारों की आज शुरुआत हुई है। और गिरावट के बाद आज देखें तो इस वक्त बिल्कुल फ्लैट कारोबार दिखाई दे रहा है। और पूरी दुनिया में जो संशय के माहौल के बीच में जो इस तरह का रिएक्शन है उस पर हमारी निगाह रहेगी। लेकिन आपको बताएं, गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत मिलने शुरू हुए थे वो बिल्कुल बता रहे हैं कि जो फ्लैट कारोबार ही आज रहने वाला है। 31 अंक नीचे 24,907 के स्तर पर आज गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव बायस के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया। शुरुआत में भले ही थोड़ी सी गिरावट के साथ शुरुआत हुई है, लेकिन इस वक्त देखें तो सेंसेक्स काफ़ी वॉलेटिलिटी के साथ फ्लैट कारोबार कर रहा है। 23 अंक ऊपर खुला था, अभी फिलहाल 54 अंक नीचे। निफ्टी 50 में भी बिल्कुल फ्लैट कारोबार हो रहा है। 26 अंक ऊपर, ओपनिंग 24,860। क्या 25,000 का आंकड़ा निफ्टी 50 छू पाएगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन टैरिफ को लेकर के जो संशय की स्थिति पूरी दुनिया में बनी हुई है, उसके बीच में सुज़लॉन का स्टॉक खबरों के बीच क्योंकि बेहतर मुनाफा दिखाई दिया, करीब 10% ऊपर आज नज़र आ रहा है। एमएमटीसी, शोभा डेवलपर्स, इंजीनियर्स इंडिया और न्यूजेन 4% से 6.5% के बीच कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज के शुरुआती कारोबार में जहां पर वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहा है उसमें बजाज ऑटो, इन्फोसिस शामिल है, मैस्टॉक, ऑर्ग फार्मा, आईएफसीआई, आरएनडीएम और आईटीआई, इन स्टॉक्स में आज गिरावट दिख रही है। आज के टॉप निफ्टी लूजर्स में बजाज ऑटो 2% नीचे, इन्फोसिस 1.7% नीचे, टेक महिंद्रा 1.4% नीचे, हिंडाल्को करीब 1% और एचसीएल टेक में भी गिरावट इस वक्त दिखाई दे रही है। अदानी पोर्ट्स थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। कोल इंडिया में भी 1.2% की बढ़त है। जियो फाइनेंशियल, ट्रेंट और अदानी एयरपोर्ट जैसे स्टॉक्स में आज शुरुआती गेन दिख रहा है। अभी तक के टॉप गेनर्स जहां पर ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है उसमें बजाज ऑटो, इन्फोसिस, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। बिल्कुल फ्लैट कारोबार। आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विश्वास जताया है कि भारत अगले 30 सालों तक दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना रह सकता है। सीआई बिजनेस समिट 2025 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत पूरी दुनिया के विकास में अपना अहम योगदान दे रहा है। IMF has projected that by 2027 India will be the world's third largest GDP. It is also very appropriate that despite all the turbulence, all the volatility, uncertainty
that the world is going through. We continue to be the fastest growing economy in the world, and we continue to power global growth through growth in India. For the last 3 years now in a row, we have been the fastest growing economy, large economy in the world, and I dare say for the next 30 years now, we will continue to be the fastest growing large economy in the world. वाणिज्य मंत्री ने कहा कि इस समय भारत 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौतों पर एक साथ काम कर रहा है और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ जो एफटीए की वार्ता है वो सही दिशा में चल रही है। उन्होंने बताया कि एफ्टा देशों ने अगले 15 सालों में भारत में $100 बिलियन का एफडीआई करने का भरोसा दिया है और ये पूरा का पूरा जो निवेश है वो भारत में करीब $500 अरब का एक इकोसिस्टम तैयार कर सकता है। पीयूष गोयल ने कहा कि इन सभी द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान भारत अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जब हम विदेश में बात करते हैं, कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या बायलैटरल एग्रीमेंट करते हैं, हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि ये दो तरफा एग्रीमेंट है, दोनों को लाभ होना चाहिए और दोनों को जो दिक्कतें हैं उसके ऊपर हमें रिस्पेक्टफुली, सेंसिटिवली बिहेव करना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री श्री वैष्णव ने नई दिल्ली में सीआईआई बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था 6 से 8% की दर से औसतन विकास कर रही है और आगे भी ये दर बरकरार रहेगी। We are growing real 6 to 8% band. In that band we are growing real basis. We have moderate inflation. We are practically growing at a nominal growth rate of 10 to 13% के band में we are growing. And since this entire growth story is based on a very clearly thought through strategy, very clearly thought through process, this growth story is going to continue for a substantial period going forward. I can say that with 95% confidence interval, we will be growing at this pace for quite a few years from now. और केंद्रीय मंत्री श्री वैष्णव ने कहा कि देश में इस वक्त 6 सेमीकंडक्टर प्लांट्स का निर्माण हो रहा है और पहली मेड इन इंडिया 29 to 90 nm चिप इस साल बाजार में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि कई शीर्ष अर्थशास्त्री ये चाहते हैं कि हम सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करें, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और सेवाएं दोनों ही विकास के अगले स्तर के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। We have today about 6 units which are under construction, and our first made in India chip will roll out this year. But what has changed is the mindset has changed. 10 years ago, when you would talk about product nation, people will say, nahi, we are good about services. Lekin manufacturing and services, both are equally important for the next level of growth. अभी ते 10 वर्षों में हर क्षेत्र में रेलवे के विकास को भी उन्होंने रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि रेलवे अब 1612 मिलियन टन माल ढुलाई के साथ अमेरिका और रूस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मालवाहक बन गया है। We have become the second largest cargo carrying railway in the world. Today at 1612 million tons of cargo carrying, जो 60 साल में करीब 20,000 किलोमीटर हुआ था 2014 से पहले, इन 10 साल में 47,000 किलोमीटर्स, 60 साल में 20,000 और 10 साल में 47,000 kilometer. We have also become world's largest locomotive manufacturer. Today our locomotive manufacturing is 1,600 locomotives produced in the last year, and that is more than the combined production of US, Europe and Japan. Last 10 years में we have manufactured 41,000 LHB coaches और अगले 3 साल में पुराने सारे कोचेस को रिप्लेस करके नए कोच लग जाएंगे पूरे रेलवे नेटवर्क में। करीब 720-730 करोड़ पैसेंजर्स साल के we are carrying. So in a sense railway has reached a level where जो
कई वर्षों में जो ड्रीम रहता था वो ड्रीम अब एक स्टेप बाय स्टेप कई चीज़ें इसमें पूरी हो रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने CII बिजनेस समिट 2025 में कहा कि भारत अगले 5 वर्षों में दुनिया का डेटा कैपिटल बन सकता है। बीते 11 वर्षों में संचार लागत में 97% की गिरावट आई है। 2014 के मुकाबले 1 GB की डेटा की कीमत अब घट करके सिर्फ 9 रुपये रह गई है, जो पहले 247 रुपये थी 2014 में। आज देश में 1.2 अरब मोबाइल यूजर्स हैं और 97 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट उपभोक्ताओं के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाज़ार भी है। वैश्विक स्तर की बात करें तो वैश्विक औसत जितना डेटा की कीमत है उसमें भारत की जो कीमतें हैं वो केवल 20% यानी 1/5 है तो कम्युनिकेशंस के लिहाज से। और यही वजह है कि भरोसा जताया गया है कि भारत पूरी दुनिया का डेटा कैपिटल बन सकता है अगले 5 वर्षों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में भारत के नागरिकों को एक विश्वास के रिश्ते में पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया है, पूर्ण रूप से उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है और आज भारत अग्रसर हो चुका है। जो 11वीं आर्थिक शक्ति होती थी आज 4थी सबसे बड़ी विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में उभरी है। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 में भारत के GDP की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान जताया है। साथ ही रेटिंग एजेंसी ने कहा कि घरेलू खपत में सुधार से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। क्रिसिल ने कहा, हमें उम्मीद है कि घरेलू खपत को लेकर के मांग में सुधार होगा। ये सुधार स्वस्थ कृषि वृद्धि, विवेकाधीन खर्च को बढ़ावा देने वाली महंगाई में कमी और RBI की MPC की दरों में कटौती और इस वित्त वर्ष में आयकर में राहत की वजह से देखा जाएगा। इसके साथ ही क्रिसिल इंटेलिजेंस के अनुसार इस वित्त वर्ष में कच्चे तेल की कीमतें कम रहने की उम्मीद है। कुल मिलाकर क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2025-26 में GDP की दर 6.5% रहने का अनुमान जताया है। इसमें बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से गिरावट का जोखिम भी शामिल है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की आदिवासी बहनों से मिलना हुआ। जितने समूह थे उन्होंने कहा अब तो हमारी पहचान है, हम लखपति दीदी हैं। अपनी उड़ान है भर रही है, बादलों तक उड़ चुकी, मुश्किल सफर था तय किया, नाकामियों से लड़ चुकी, नए भारत की नारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में स्व सहायता समूहों के माध्यम से मध्य प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन रही हैं। अब हम मजबूर नहीं, अब आप मजदूर नहीं, हम मालिक बने हैं। नए भारत की नारी है, नए भारत की नारी। क्या जीवन पाया बहनों ने हमारे यहाँ, तो ये मातृ संस्कृति के आधार पर इस देश की पहचान है, प्रदेश की पहचान है। लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 31 मई 2025 भोपाल। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब बात करते हैं आज के फोकस की। और GDP को लेकर के सबसे भरोसेमंद जो आंकड़ा होता है वो होता है RBI का, और RBI के ही हवाले से अच्छी खबर आई है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पर अच्छी खबर आई। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत का जो GDP वृद्धि है उसको 6.5% रहने का अनुमान जताया है। RBI ने अपनी 2024-25 वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने मजबूत आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों, वित्तीय क्षेत्र और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति प्रतिबद्धता के साथ 2026 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। RBI के अनुसार भारत का आउटलुक 2025-26 के लिए आशाजनक बना हुआ है। इस आउटलुक को उपभोक्ता मांग में सुधार, बैंक और कॉर्पोरेट्स की हेल्दी बैलेंस शीट्स, आसान वित्तीय स्थिति, सेवा क्षेत्र की निरंतर मजबूती और उपभोक्ता व्यावसायिक आशावाद से मजबूती मिलेगी। साथ ही फिस्कल कंसोलिडेशन के रास्ते पर चलते हुए जो पूंजीगत व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उस पर भी सरकार का निरंतर जोर इस मजबूत आउटलुक को और समर्थन देगा। RBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि अच्छे दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्पादकता बढ़ाने वाली कई सरकारी नीतियों की वजह से
2025-26 में कृषि क्षेत्र में भी अब बेहतर संभावनाएं दिख रही हैं। इसके साथ ही केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहलों की घोषणा की गई है। साथ ही घरेलू मांग में सुधार देखा जा रहा है। उपयोग की जो उच्च क्षमता है, कॉरपोरेट बैंक्स की हेल्दी बैलेंस शीट्स है और उपभोक्ता व्यावसायिक आशावाद से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और भी गति मिलने की उम्मीद है। आरबीआई की इस सालाना रिपोर्ट में सरकार का ध्यान पीएलआई योजना और नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा के साथ मैन्युफैक्चरिंग की बेस को बढ़ाने पर भी है, जिससे मेक इन इंडिया पहल से और अधिक बढ़ावा मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को लेकर के उम्मीद जताई गई है कि फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने भू राजनीतिक तनाव के बीच वित्त वर्ष 2025 में मजबूत बुनियादी और सक्रिय नीति उपायों के साथ बेहतर प्रदर्शन किया। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि कई वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय वित्तीय बाजारों में मजबूत ग्रोथ दर्ज की गई है और केंद्र सरकार ने अपने फिस्कल कंसोलिडेशन के प्रयास को सही दिशा में बरकरार रखा है, जिससे रेवेन्यूज़ में उछाल देखा गया है और जो खर्चे हैं सरकार के उसमें भी मजबूती देखी गई है। और इस वक्त प्रोफेसर अनिल कुमार जी हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में वाणिज्य विभाग में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर। किस तरह से देखते हैं आप आरबीआई की इस सालाना रिपोर्ट को, और ये क्या दिखाता है? एक तरफ तो हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किए हुए हैं, जो कि सबसे बड़ा मैंडेट है, और ग्रोथ को लेकर के बहुत सारे लोग जो है वो पॉजिटिव आउटलुक ही दिखा रहे हैं भारत को। देखिए अजय जी, भारतीय रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट काफी उत्साहपूर्वक रही और इस रिपोर्ट में न केवल जीडीपी की वृद्धि दर 6.5, जो कि काफी अर्थशास्त्री भी और काफी संस्थाएं भी अनुमान लगा रही थी, इस साल का भी 6.5 और अगले आने वाले साल का 25-26 का भी 6.5% इसमें दिखाया गया है। अब इसके अंदर मैं सबसे बड़ी 2-3 बात बोलूंगा कि ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि जो विकास की डोर भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 10 सालों से शुरू की, आज उसका हमें एक उत्साहपूर्वक नतीजा देखने को मिल रहा है। ये सब मुमकिन हो सका है आधारभूत सुधार जो भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले तकरीबन 6 साल से काफी अच्छे युद्ध स्तर पर हो रहा है, और ये सब सुधार और ग्रोथ की जो नीतियां हैं वो वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए लागू की जा रही है। अब सोचिए कि हमारा फिस्कल डेफिसिट सिर्फ 4.7% है, और आज हमारी जो महंगाई की दर है उस पर हमने अच्छे ढंग से काबू किया है। महंगाई की दर अभी 4.5 है, और आने वाले साल में आरबीआई की रिपोर्ट में अनुमान किया गया है कि ये 4% के आसपास रहने वाली है। कुल मिलाकर जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अमृत काल की घोषणा की थी, आज हम अमृत काल में बैठे हैं, और 2047 में विकसित भारत का जो संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था, उस दिशा में हम अग्रसर हैं। अगर आज की हम बात देखें तो आज भारतीय अर्थव्यवस्था चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आप देखिए पिछले 4 सालों में हमने $1 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हमारी जीडीपी में किया है, जिसके फलस्वरूप आज हम तकरीबन $4 ट्रिलियन से भी ऊपर की इकोनॉमी बन गए हैं, और वो दिन दूर नहीं है। आने वाले 1.5-2 साल में हम एक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आएंगे। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि ये जो ग्रोथ हो रहा है, ये सभी सेक्टर में चौतरफा ग्रोथ है, चाहे हम कृषि क्षेत्र की बात करें, चाहे हम कंजम्पशन की बात करें, चाहे हम ग्रामीण क्षेत्र में कंजम्पशन की बात करें, या हम सर्विस सेक्टर में वृद्धि की बात करें, तो ये कुल मिलाकर बहुत ही बढ़िया नतीजे हैं। निवेशकों का जो भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास रहा है, मेरे को लगता है कि आने वाले सालों में वो विश्वास वैसा ही कायम रहेगा, और ज्यादा एफडीआई हमारी अर्थव्यवस्था में आने वाले हैं। आपने एफडीआई की बात की सर, 81 बिलियन का तो आंकड़ा हमने क्रॉस कर लिया है, और अभी कल ही पीयूष गोयल साहब ने कहा कि एफ्टा जो कंट्रीज़ हैं वो $100 बिलियन का कमिटमेंट कर चुकी हैं, उसका एक बड़ा इकोसिस्टम बन सकता है।
लेकिन जो चुनौतियां हैं सर वैश्विक स्तर पर, चाहे वो ट्रंप के टैरिफ को लेकर के हों या फिर चाइना की तरफ से जो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं पूरी दुनिया के सामने उसको लेकर के हो, इन सब चुनौतियों से भारत अगले 30 सालों तक अगर सबसे तेज़ रफ्तार अर्थव्यवस्था बने रहना है तो हमें क्या करना होगा? क्या कुछ अपने स्तर पर जो हमारे काबू में हैं चीज़ें, उनको कैसे बेहतर करना होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि हमारे अर्थव्यवस्था में 60% प्राइवेट कंजम्पशन का जीडीपी में हिस्सा रहता है, तो इससे मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा फर्क आने वाला है। दूसरी बात, आज भारत सरकार चाइना +1 पॉलिसी पर काम कर रही है कि जो बाहर की जो कंपनीज हैं वो इस देश में आए और यहां पर मैन्युफैक्चरिंग करें और साथ में एक ऑल्टरनेटिव ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर काम हो रहा है। दूसरी बात, भारत ने अभी तक 14 से ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर भी साइन किया है। 6 जिसको हम कहते हैं पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स, उन पर भी साइन किया है। और दूसरी नई व्यापार की जो डील्स हैं वो अमेरिका के साथ, ओमान के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ होने वाली है। मेरे को लगता है कि अगले कुछ दिनों में या महीनों में ये तकरीबन पूरी हो जाएंगी। और जो आज हमारा जो एक्सपोर्ट एक फ्लैट चल रहा है, मेरे को लगता है आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट के अंदर भी वृद्धि होगी और इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा पार्टिसिपेशन और ज्यादा होगा। और उसके साथ साथ जो हम सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसीज के ऊपर काम कर रहे थे, उसमें कुछ सेक्टर्स, जैसे मैं सबसे पहले सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करूं तो उसके ऊपर व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। जो हमारी निर्भरता बाहर के देशों में जो इस तरह के वस्तुओं में, इस तरह की चीजों में थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है। आज डिफेंस प्रोडक्शन में पूरा विश्व हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की कैपेबिलिटीज का लोहा मानता है। ऑपरेशन सिंदूर में ये हमने सिद्ध भी किया है कि भारतीय डिफेंस में जो इक्विपमेंट और जो प्रोक्योरमेंट हो रही है दुनिया में किसी भी देश से कम नहीं है। तो कुल मिलाकर जो वैश्विक चुनौतियां हैं उसका हम डट के सामना कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं कि जब चैलेंज होता है उसी में ही अपॉर्चुनिटी निकलती है। चुनौतियों से कैसे खेलना है और कैसे अवसर में तब्दील करना है, ये भारतीय लीडरशिप नेता बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं और उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब बहुत धन्यवाद, वक्त हमारे पास इतना ही है आज की इकोनॉमी टुडे में। शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। और चलते चलते अब आपको हम छोड़े जाते हैं कारोबार जगत की दूसरी बड़ी खबरों के साथ। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अमिताभ कांत ने सीआईआई बिजनेस समिट 2025 में कहा कि भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ओपन सोर्स ओपन एपीआई का उपयोग किया है और यह मॉडल विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को अच्छे फाउंडेशनल मॉडल विकसित करने चाहिए जिससे देश आने वाले समय में दुनिया की कई समस्याओं के लिए फाउंडेशनल मॉडल उपलब्ध कराने में सक्षम हो सके। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि 6.5% से अधिक वृद्धि दर हासिल करने और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारतीय कंपनियों को पूंजीगत खर्च बढ़ाना होगा। साथ ही मुनाफे के अनुरूप कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ाने की जरूरत है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने समाप्त हुए वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के साथ साथ वार्षिक वित्तीय परिणाम घोषित किए। चौथी तिमाही में पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 16% की वृद्धि हासिल की है। इस अवधि में कंपनी का कच्चा इस्पात उत्पादन 5.33 मिलियन टन रही। भारत के नौकरी बाजार में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 2.8% की वृद्धि की संभावना है। टीम लीज सर्विसेज की रिपोर्ट के मुताबिक नियोक्ता डिजिटल साक्षरता, ग्राहक अनुभव प्रबंधन और संचार जैसी प्रमुख दक्षताओं को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे नौकरी बाजार के बढ़ने की संभावना है। सोने के आभूषणों की घरेलू खपत में 2025-26 में 10% तक की गिरावट आ सकती है। इसका मुख्य कारण सोने की कीमतों में 33% की तेजी आना है। इकरा के मुताबिक स्वर्ण आभूषणों की खपत में गिरावट के बावजूद निवेश मांग मजबूत बनी रहेगी। इनसाइडर ट्रेडिंग और धोखाधड़ी के अन्य मामलों से जूझ रहे इंडसइंड बैंक के वित्तीय विवरणों की भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट भी जांच करेगा। संस्थान ने कहा कि अकाउंटिंग और अन्य ऑडिट से पता लगाने में मदद मिलेगी कि बैंक ने कहां पर गड़बड़ी की है। इसमें आरबीआई के दिए गए निर्देशों का भी आकलन किया जाएगा।